हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथापुरट। बेटा हम कर रहे थे एमसीक्यू का डिस्कशन। एमसीक्यू हमने जो आईसीएआई ने एमसीक्यूज रिलीज किए हम उसका डिस्कशन कर रहे थे। हमने उसे चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया और हम वैसे ही डिस्कस कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम वो डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि एमसीक्यू बुकलेट बेटा जिसके पास नहीं है डाउनलोड कर लो, फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट www.icleague.com पे। ठीक है, अभी एक सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा रिफंड्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। Messrs Raman Plastic is a manufacturer of plastic toy. It is registered under GST in Shimla, Himachal Pradesh. It procures raw material from Punjab. Okay. During the month of April 20, it purchased material of 35 lakh and paid GST thereon amounting to 6.3 lakh. It supplied 30% of its production in the state of Jammu Kashmir and 70% production was supplied to a merchant exporter during the month of April 2020. ठीक है। The returns for the month of April were filed within the due date, that is 20th May के टाइम तक के रिटर्न फाइल कर दिया। The last date up to which the taxpayer can claim refund of ITC on account of inverted duty structure. तो यहाँ पर रिफंड कब तक क्लेम कर सकता है? ठीक है, रिफंड कब तक क्लेम कर सकता है वो यहाँ पे सवाल है। किसका? रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। पढ़ा था हमने रिलेवेंट डेट क्या होती है बेटा इस केस में। चलो देखेंगे प्रोविजन। यहाँ इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लायर अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्या होती है? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड फॉर विच द क्लेम अराइजेस। यहाँ पे आपका क्लेम कब का है? अप्रैल 20 का। अप्रैल 20 की ड्यू डेट क्या थी भाई? 20 मई 2020। यहां से 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ये रिलेवेंट डेट हमने अभी देखी, ये रिलेवेंट डेट थी। रिलेवेंट डेट से कितना टाइम होता है? 2 years का टाइम दिया हुआ है आपको रिफंड क्लेम करने के लिए। 2 years का टाइम दिया हुआ है, देखा था हमने। तो 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट मतलब 20th May 2022। ये बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 20th May 2022। नेक्स्ट देखेंगे मिस्टर चमचम अ रजिस्टर्ड अंडर दिल्ली अंडर जीएसटी इन दिल्ली, अ डोमेस्टिक ट्रेडर ऑल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ द होलसेल गुड्स। हिज टर्नओवर एंड आईटीसी डिटेल्स आर गिवन। टर्नओवर डिटेल्स दिए हुए हैं, आईटीसी के डिटेल्स दिए हैं, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्टेड गुड्स पे। नो जीएसटी इज पेबल ऑन एग्जेम्प्ट and export, no GST is payable on exempt and exported goods. Mr. Chamcham seeks your expert help in calculating the amount of ITC which he is eligible to claim. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि वो आईटीसी कितना ले सकता है, आईटीसी कितना ले सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है जो टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड और एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड है वो आईटीसी आपको एलिजिबल है, वो आईटीसी आपको एलिजिबल है। एग्जाम गुड्स पे ऑब्वियसली आप टैक्स भी नहीं पे करते हो, आईटीसी भी नहीं लेते हो। तो यहाँ पे कितना लोगे बेटा? 9 + 2 11 lakhs का आईटीसी आप ले सकते हो। बहुत सिंपल है। मिस्टर प्रभु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मार्बल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स डोमेस्टिकली एंड ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द सेम। ठीक है, हिज एनुअल टर्नओवर एंड इनपुट टैक्स डिटेल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है? एनुअल टर्नओवर। सबसे पहले नीचे जाके पढ़ लेना क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। रिफंड अमाउंट चाहिए इनको। ठीक है, टर्नओवर का डिटेल्स दिया है, टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, टैक्सेबल का, एक्सपोर्ट का, एग्जाम का। मिस्टर प्रभु एक्सपोर्टेड द गुड्स अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, value of like goods domestically supplied by him is 60 lakhs. Mrs. Prabhu seeks your help in calculating the amount of refund which he is eligible to claim under the GST law. इसका फॉर्मूला बेटा याद है आपको? चलो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा फॉर्मूले का यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है हमारा रिफंड अमाउंट का बेटा? इन केस ऑफ दिस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। तो अब एक एक चीजें देखते हैं। नेट आईटीसी आपका कितना है यहाँ पे बेटा? नेट आईटीसी आपका क्या रहेगा? नेट आईटीसी टैक्सेबल पे और एक्सपोर्ट पे जो आईटीसी आपने लिया वो हो जाएगा। तो 12,50,000 प्लस 5,50,000 इट कम्स टू 18 lakhs इज योर नेट आईटीसी। 18 lakhs इज योर नेट आईटीसी। देन हमारे को और क्या चाहिए भैया? हमको यहाँ पे चाहिए एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। हमारा क्या है? ये देखो नेट आईटीसी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये देखो नेट आईटीसी मींस आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड अदर देन आईटीसी अवेल्ड फॉर विच रिफंड इज क्लेम अंडर 4A 4B। तो यहाँ पे कौन सा आईटीसी होता है? जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज पे आपने आईटीसी लिया तो वो आपका आईटीसी आप ले सकते हो। देन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई भी आ जाता है, बट एक्सक्लूडिंग द
वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, टर्नओवर में टर्नओवर इज 125 प्लस 75, ठीक है। और यहाँ पे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा, उसमें देखो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा, जो भी वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और 1.5 ऑफ द डोमेस्टिकली सप्लाई, तो यहाँ पे आपका जीरो रेटेड क्या रहेगा 75 लाख, जो भी आपका जीरो रेटेड सप्लाई, और 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट 60 लाख वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स जो भी डोमेस्टिकली सप्लाई किए, विच इज 90 lakhs, विच एवर इज लेस, so 75 lakhs इज योर जीरो रेटेड सप्लाई। सो आपका रिफंड का अमाउंट क्या आ जाएगा 75 lakhs मल्टीप्लाई बाय 18 lakhs, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करोड़, डिवाइडेड बाय 2 करोड़। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा रिफंड का अमाउंट, refund amount comes to 6,75,000. B is the correct answer. 6,75,000, ठीक है, ये हुई हमारी बात, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, इसमें सब चीजें ध्यान रखनी बेटा। नेट आईटीसी में हमने क्या क्या लिया, हमने टैक्सेबल गुड्स का और एक्सपोर्ट का जो आईटीसी, उसी का आईटीसी हम अवेल कर सकते हैं, वही आईटीसी हमने लिया। एग्जाम गुड्स में ऑब्वियसली ना आउटपुट भरते हैं ना आईटीसी लेते, तो वो नेट आईटीसी में नहीं आएगा। सेकंड, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि भाई ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आएगा, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसमें जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर जरूर आता है, बट उसमें क्या नहीं आता है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वहां पे क्या नहीं आता बेटा, वहां पे एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर नहीं आता, एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर नहीं आता। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई जो है 75 lakhs लेंगे कि 90 lakhs लेंगे, विच एवर इज लेस, तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, यहाँ पे हमने 75 lakhs लिया, जीरो रेटेड सप्लाई क्या लिया 75 lakhs लिया, दोनों भी केसेस में, ठीक है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी जीरो रेटेड में भी, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। पता होना चाहिए क्या क्या डेटा काम का है। अगर आपने यहाँ पे कुछ आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई आईटीसी में क्या होगा, आपने ये तीनों आईटीसी ले लिया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। टर्नओवर में आपने ये तीनों चीजें ले लिया, आपका गलत होगा। आपको ध्यान रखना आईटीसी में क्या लेना है आपको, टैक्सेबल गुड्स का, एक्सपोर्ट्स का, जो भी है आप जो भी आईटीसी अवेल कर रहे हो, इनपुट्स पे इनपुट सर्विसेज पे, वो आप ले सकते हो। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या है, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसमें जीरो रेटेड सप्लाई आता है, बट उसमें क्या नहीं आता है, एग्जाम गुड्स का टर्नओवर नहीं आता है। एंड देन जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसका ही फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या लोगे आप, सिंपल सी बात है कि जो एक्चुअल जीरो रेटेड सप्लाई है या 1.5 टाइम्स ऑफ 60 lakhs जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो भी डोमेस्टिक गुड्स, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस कम्स टू 75 lakhs। तो जीरो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप क्या लोगे बेटा, यहाँ पे गुड्स जो लोगे वो 75 lakhs लोगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। जीरो रेटेड सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। नहीं बेटा, तो एग्जाम्प्ट का एक पार्ट था। जीरो रेटेड सप्लाई ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता है जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स या एसईजेड को सप्लाई को बोलते हैं। एग्जाम सप्लाई मींस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और एसईजेड डेवलपर। नहीं बेटा, ये तो जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन है। एग्जाम सप्लाई में तीन चीजें आती है, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी एक्ट बट लेविएबल अंडर आईजीएसटी एक्ट। नो, दोनों में भी बेटा। नॉन टैक्सेबल मतलब कि ना आईसीजीएसटी लगता है ना आईजीएसटी लगता है। आईटीसी में भी अवेल फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये देखो हमने अभी भी किया था, ये पिछले क्वेश्चन में भी। यहाँ पे अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आप आईटीसी ले सकते हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, एग्जाम सप्लाई में नहीं कर सकते। सो फर्स्ट थ्री आर फॉल्स, लास्ट वन इज ट्रू। तो फॉल्स 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 ट्रू, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कितने सिंपल एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बेटा, ऑडिट असेसमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज है। द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज, पढ़ा हुआ है बेटा क्लास में, 5 years from the date specified for furnishing the annual return for the financial year to which the tax not paid relates। 5 years का टाइम दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 5 years का टाइम दिया हुआ है। कब से 5 years होता है, 5 years from the date specified of furnishing the annual return for the financial year to which the tax not paid relates। फॉर एग्जाम्पल 1920 का है, तो 1920 का आपका यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है बेटा, 31st of December 2020। तो यहाँ से 5 years, यहाँ से 5 years के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से 5 years के अंदर आपका जो भी ऑर्डर होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर उस टाइम तक हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Reena Banerjee and Associate is engaged in retail business of selling mobile phones in the West Bengal. It is effective supply to customer in the state of Uttar Pradesh and Haryana. Its total turnover was 18 lakhs. ठीक है. Owing to low profit margins, she decided to shut down the business in the next year. Okay. The proper officer has collected evidence of the interstate sales. Oh my God. Interstate sales of mobile phone effected of Reena Banerjee Associates during the current financial year. Now the proper officer wants to make assessment as it was liable for registration but did not get self-registered. तो यहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ऑफिसर को असेसमेंट करना है. यू रिक्वायर्ड टू असेस प्रॉपर ऑफिसर बाय डिटरमाइनिंग विच असेसमेंट कैन बी डन. बेटा असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, इतना सिंपल क्वेश्चन है. अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल्फ असेसमेंट तो आप आपका खुद का करते हो. प्रोविजनल असेसमेंट जब यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन को वैल्यू या रेट नहीं कर पाता है पता, वो तो दिक्कत होती है, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट में जाता है. ठीक है, तो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट, नहीं एक क्वेश्चन और है, 1 सेकेंड. In respect of a consignment supplied, ये आपके में क्वेश्चन नंबर 3 होगा. In respect of a consignment supplied on 20th August, provisional assessment was resorted and finalized on 20th November. ठीक है, कंसाइनमेंट सप्लाई किया था, उसके लिए आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया होगा. असेसमेंट कब फाइनल हो गया बेटा, 20 नवंबर को. एंड द टैक्स पेयर बिकम लाइबल टू पे डिफरेंशियल जीएसटी ऑफ 10,000. ही पेड द जीएसटी ऑन 20th Feb नेक्स्ट ईयर. The number of days for which the taxpayer is required to pay the interest. Very good question. हमने इसमें देखा था बेटा, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार आपका प्रोविजन भी खोलती हूँ. कब से कब तक के का आपको लगता है, टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको लगता है इंटरेस्ट, बट कब से शुरू होता है, ये कब से शुरू होता है. देखो, जैसे ही आप, जब आपका ड्यू था उसके नेक्स्ट डे से आपका शुरू हो जाता है. ये देखो, in case any amount becomes payable subsequent to finalization of provisional assessment, then interest at the rate of 18% shall be payable from first day after the due date of payment of tax till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of assessment order. तो जब आपको पेमेंट की लाइबिलिटी आती है तो कब से कब तक बोला उन्होंने, 18%. कब से कब तक बोला है कि भाई जब आपकी ड्यू डेट थी उसके नेक्स्ट डे से, मतलब 20 अगस्त का आपने रिटर्न कब फाइल करना था बेटा, 20 अगस्त का कंसाइनमेंट गया आपका, तो ऑब्वियसली 20 सितंबर को करोगे. तो 21 सितंबर से लेकर के तो यहाँ पे 20th Feb को आप पे कर रहे हो, तब तक के ले लो, तब तक के का ले लो. तो आपके कितने हो गए बेटा, सितंबर के यहाँ पे 10 डेज हो गए, अक्टूबर के 31 डेज हो गए, नवंबर में कितने आते हैं, 30 डेज आते हैं, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, जैन में 31 डेज होते हैं, फेब में 20 तारीख को तो पेमेंट कर ही दिया. इसका टोटल कर दो, आ जाएगा बेटा 10 + 31 + 30 + 31 + 31 + 20, 153 डेज. सिंपल है, बहुत सिंपल है. प्रोविजन याद होना चाहिए बेटा. सॉल्व एमसीक्यू सॉल्व कर करके कुछ पर्पज नहीं होगा. ये चलो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी, बट प्रोविजन याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डन बाय टैक्सेबल पर्सन इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड अंडर जीएसटी लॉ. इंस्पेक्शन कब कब ऑर्डर किया जा सकता है, पढ़ा था ये तीनों भी केस में. सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई कर दी गुड्स या सर्विस, सप्रेस कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन. सप्रेशन ऑफ स्टॉक इन हैंड या कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ. कोई भी प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रवेंट कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, टू द इवेड टैक्स, टू इवेड टैक्स. ये सर्कमस्टांसेस किस चीज के थे बेटा, इंस्पेक्शन ऑर्डर हो सकता था. तो आंसर इज डी 1 2 3. इन ऑल द केसेस, इन एनी ऑफ दीज केसेस इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर आ गया. Under GST law, time limit for issuance of show cause notice in case of non-payment of ITC on account of reasons other than fraud, misstatement, suppression of facts. आपको याद हो तो एक मिनट रुको, प्रोविजन भी रिवाइज हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड में. ये देखो, जब हमारा नोटिस इशू करने का क्या टाइम होता है, पढ़ा था हमने क्लास में. नॉर्मल केसेस में क्या होता है बेटा, 2 years and 9 months from the due date of filing return for the financial year to which the demand pertains or from the date of erroneous refund. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. ठीक है, ऑर्डर का टाइम लिमिट 3 years होता है. ऑर्डर का टाइम लिमिट 3 years होता है. नोटिस मैक्सिमम कब तक इशू हो सकती है, 2 years 9 months. और फ्रॉड केसेस में ऑर्डर का टाइमिंग 5 years होता है, नोटिस कब तक इशू हो सकती है, 4 years 6 months. पढ़ा था. ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, अदर देन फ्रॉड की बात कर रहा है. अदर देन फ्रॉड में टाइम क्या है बेटा, 2 year 9 months. कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड पर्टेन्स. जिस साल का डिमांड है उसके एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से, यहाँ पे उनके एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 2 year 9 months.
3 ईयर्स तक के तो ऑर्डर पास करना है, 3 ईयर्स तक के ऑर्डर पास करना है। नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं? 2 ईयर एंड 9 मंथ। ठीक है, सो आंसर इज ए, क्लियरली है। 3 ईयर्स तो है ही नहीं, 4 5 है ही नहीं, ये अदर केसेस के लिए। ठीक है, 4 ईयर 6 मंथ जो रहता है वो किसके लिए रहता है बेटा? फ्रॉड के लिए। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, फ्रॉड का पूछ रहा है, अदर देन फ्रॉड पूछ रहा है, ये प्रोविजन इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर जीएसटी लॉ इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ आपने कोई भी अमाउंट टैक्स बोल के किसी से कलेक्ट कर दिया और गवर्नमेंट को नहीं दिया, बताया था मैंने आपको बेटा, उस केस में क्या नोटिस की टाइम लिमिट है? कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। ये देखो, एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड, नो टाइम लिमिट, पढ़ा था क्लास में। ठीक है, सो नो टाइम लिमिट बेटा, ये सब जो दी हुई है ये सब कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपने किसी को बोला कि भाई ये टैक्स का पैसा आपने उससे कलेक्ट कर लिया और आपने गवर्नमेंट को दे दिया, देयर इज नो टाइम लिमिट, सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है, ये हुआ डिमांड एंड रिकवरी का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। मोहन दास हैज सप्लाइड गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ओन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कृष्णदेव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो मोहनदास ने सप्लाई किए गुड्स करमचंद को ऑन हिज ओन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे किए बट अपनी खुद की इनवॉइस पे यहाँ पे किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोहनदास शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे जीएसटी, कृष्णदेव शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल टू पे जीएसटी, बोथ ए एंड बी बेटा। यहाँ एजेंट भी लाइबल होता है यहाँ पे, और कौन यहाँ पे? प्रिंसिपल भी लाइबल होता है, उसके खुद के नाम पे उसने इनवॉइस दी है, अकाउंटेबिलिटी लिए, तो इस केस में कौन होता है? दोनों भी लाइबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अंडर जीएसटी लॉ? सो देखेंगे, ईदर रिटायरिंग पार्टनर नॉट द फर्म शेल इंटीमेट द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट टू द कमिश्नर, रिटायरिंग पार्टनर शेल बी लाइबल टू, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ईदर रिटायरिंग पार्टनर एंड नॉट द फर्म शेल इंटीमेट द डेट, ऐसा नहीं है। द फर्म एंड नॉट द रिटायरिंग पार्टनर शेल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऐसा भी नहीं है। ईदर रिटायरिंग पार्टनर और फर्म, ये सही बात है कि दोनों में से कोई भी, ईदर रिटायरिंग पार्टनर या फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सच पार्टनर टू द कमिश्नर, और रिटायरिंग पार्टनर शैल बी लाइबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइंड और नॉट ऑन दैट डे। तो वो उसके लिए क्या रहेगा बेटा? लाइबल रहेगा। लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस हमने देखा था, रिटायरमेंट के केस में या तो रिटायरिंग पार्टनर या तो फर्म, कोई भी किसको इंटीमेट करेगा यहाँ पे बेटा? कमिश्नर को इंटीमेट करेगा कि भाई ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है, और जब तक का डेट ऑफ रिटायरमेंट है उस दिन तक के लिए, उस दिन के इंटरेस्ट के लिए रिटायरिंग पार्टनर भी लाइबल रहेगा टू पे इंटरेस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइंड और नॉट ऑन दैट डेट। उस टाइम पे डिटरमाइन नहीं होगी, बाद में डिटरमाइन होगी, तो भी उसकी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया, इसके आगे के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।